और आज हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर खत्म हो जाएगा, वेक्टर एडिशन में हम लोग इंटर कर जाएंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चंस कुछ बनने लगेंगे आपसे। ठीक, चलिए 6 नंबर नल वेक्टर। नल वेक्टर मतलब नल, हाँ, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा। जीरो कैसे मिलेगा, तो जैसे हम एग्जांपल लेके बताए, पहले तो वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो। ठीक है, कैसे मिलेगा, जैसे मान लीजिए कि एक आदमी कोई खड़ा है, एक सिंपल एक हम ऑब्जेक्ट बना दिए। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव एक्स में लग रहा है 10 न्यूटन फोर्स और नेगेटिव एक्स में भी लग रहा है 10 न्यूटन फोर्स। तो जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स, यदि हम उसको एफ नॉट से डिनोट करते हैं, नेट फोर्स, तो बराबर ये F1 और ये F2, तो ये F1 प्लस F2 होगा। क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, तो इसकी दोनों की जगह पर ये होगा 10 और ये होगा -10। क्यों -10, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस में है और ये नेगेटिव एक्सिस में, तो नेगेटिव एक्स में होने के कारण नेगेटिव हो गया और ये कैंसिल हुआ, तो F0 क्या बन गया, जीरो। इसका मतलब F0 वेक्टर जो होगा वो नल वेक्टर होगा। ऐसे आगे हम बताएंगे तो और क्लियर होगा। इसका मतलब F0 जो है नल वेक्टर है और इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन अनडिफाइंड होगा। अनडिफाइंड मतलब डिफाइंड नहीं हो सकता है, नहीं एग्जैक्ट कह सकते किधर होगा। ठीक है, तो नल वेक्टर जनरली दो वेक्टर के एडिशन या सब्ट्रैक्शन से, एडिशन से नहीं मतलब कि एडिशन होगा लेकिन माइनस होगा उसमें, सब्ट्रैक्शन से मिलकर बनता है, या फिर मल्टीप्लाई करते हैं रिजल्ट जीरो आ जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में वेक्टर हमको जो मिलेगा लास्ट में वो नल वेक्टर होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर का बात करेंगे दैट इज यूनिट वेक्टर। आइए हम लोग नेक्स्ट 7 नंबर पे आते हैं, दैट इज यूनिट वेक्टर। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर हम लोग इसी वेक्टर को यूज करेंगे, 70 to 80% ये वेक्टर यूज होगा आगे जाकर। देखिए यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर हैविंग यूनिट मतलब 1 मैग्नीट्यूड, मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। खासियत क्या है 1 की, कि 1 को कोई भी नंबर हो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर रह जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग यूज करते हैं जनरली। कैसे करेंगे थोड़ा देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई वेक्टर है P, ध्यान समझिएगा, कोई वेक्टर P है, तो वेक्टर P को उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन में लिया गया, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो वेक्टर, ये वेक्टर P है। ठीक है, जो यहां से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, मान लीजिए सपोज करें इस तरह का सिचुएशन है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, दैट इज एक्स डैश और ये वाई डैश। ठीक है, अब ये जो P वेक्टर है वो, उसका हम पॉइंट्स ले लें, यदि यहां पर इस पॉइंट को O कह रहे हैं और ये वाले पॉइंट को A मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि OA जो होगा, OA इज इक्वल टू मॉड ऑफ P वेक्टर होगा। ठीक है, मॉड ऑफ P वेक्टर यानी कि सिंपल P भी लिख सकते हैं उसको। अब ये जो 30 डिग्री का डायरेक्शन है उसको हम आगे x से एक्सटेंड कर सकते हैं, ये डायरेक्शन इनफाइनाइट हो सकता है, मतलब इंफिनिटी तक पहुंचेगा। ठीक है, इंड नहीं है, डायरेक्शन का कोई इंड नहीं है, इंड आगे जाएगा वो। ठीक है, लेंथ हो सकता है इंड। तो डॉटेड लाइन हमने बताया है ये मैग्नीट्यूड नहीं है, यदि ये लाइन ऐसे आगे जाता तो कैसा दिखता वो है जस्ट। ठीक है, अब इसके डायरेक्शन में हम एक ऐसे करके P कैप लेंगे, P कैप। ठीक है, P कैप मतलब ये मतलब वेक्टर ही है, लेकिन इसको हम डिफाइन कर रहे हैं ऐसे, P कैप मतलब यूनिट वेक्टर
vector defined in the direction of वेक्टर p, वेक्टर p के डायरेक्शन में डिफाइंड हुआ है। वेक्टर p कहीं भी होगा उसके डायरेक्शन में हम एक डिफाइन करेंगे यूनिट वेक्टर, और लिखेंगे कैसे, देखिए लिखेंगे p वेक्टर को लिख सकते हैं मॉड ऑफ p वेक्टर और p कैप। क्या आप कह सकते हैं, एक पॉइंट यहां लिखना चाहते हैं, द डायरेक्शन of vector p and vector p cap are same, is same। इसका मीनिंग समझ रहे हैं, जो p वेक्टर का डायरेक्शन है वही p कैप का डायरेक्शन है, लेकिन अंतर क्या है, वेक्टर p का मैग्नीट्यूड 1 नहीं है जबकि p कैप का मैग्नीट्यूड 1 है। देखिए क्या लिखा हुआ है, यूनिट वेक्टर डिफाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ p वेक्टर। हमने एक जानबूझकर एक यूनिट वेक्टर डिफाइंड किया है उसके डायरेक्शन में। आप आगे क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा। तो यहां पर जैसे इक्वल टू इधर क्या है, वेक्टर है, और वेक्टर क्या चीज से बना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। तो यदि p वेक्टर का मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, p वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है मान लीजिए, तो ये मॉड p कितना हुआ 10, और उसके इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ 1, तो 10 इंटू 1 कितना हुआ 10, और इसका डायरेक्शन किधर हुआ, तो इस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के टर्म में हम लिख दिए, समझ पाए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के टर्म में। तो अब जैसे यहां लिखा हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ p इज इन द एंड p कैप इज सेम डायरेक्शन में है, तो अब यदि हम यहां पर p वेक्टर का मॉड लिखना चाहें तो वेक्टर p डिवाइड बाय मॉड ऑफ p लिख सकते हैं, सॉरी p कैप लिख सकते हैं ऐसे, बताइए पहले। मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन में लिया गया यूनिट वेक्टर के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। इसका वही डायरेक्शन है जो इस वेक्टर का डायरेक्शन है, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड यहां है। अब इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी रहता, मान लीजिए 10 न्यूटन क्या 50 न्यूटन होता या 22.5 न्यूटन भी होता, तो 1 से मल्टीप्लाई करते तो वही रह जाता। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन ये हुआ, ये जो डायरेक्शन है वही रिप्रेजेंट करेगा इसका डायरेक्शन, आप देखिए, ठीक है। तो हम जनरली इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं ना। अच्छा, तो ये एक टर्म हो गया, और इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, वेक्टर p का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू p वेक्टर बाई p कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम चीज है। तो कहने का मतलब ये कि हम जब किसी यूनिट वेक्टर को डिफाइन करते हैं तो when we define a unit vector and unit vector, then we have to take a direction in the direction of मीन वेक्टर, जो हमारा मीन वेक्टर है उसके डायरेक्शन में। When we defined an unit vector, then we have to take direction in the direction of mean vector। मीन वेक्टर कौन हुआ, उसके डायरेक्शन में हमको एक डायरेक्शन लेना होता है डिफाइन करने के लिए यूनिट वेक्टर को, जो मीन वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन, और उस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखें, मान लीजिए कि अब जैसे हम यहां पर कोई एक वेक्टर दिखाते हैं जो हमारा एक्स एक्सिस में है, मान लीजिए ये ए वेक्टर है जो एक्स एक्सिस में है, ठीक है, और इस वेक्टर का जो लेंथ है ये मान लीजिए 5 मीटर है। तो वेक्टर ए यदि हम लिखेंगे तो वेक्टर ए का मॉड लिखेंगे और अलोंग एक्स एक्सिस लिखेंगे ना, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो गया 5 मीटर, और इस डायरेक्शन में मान लीजिए हम कोई एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं, तो
तो मान लीजिए हम यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं ए कैप, तो ए कैप का डायरेक्शन किधर होगा, ए वेक्टर का डायरेक्शन में होगा ए कैप का डायरेक्शन। तो अब ये ए वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, तो कैसे डिफाइंड हुआ, 5 मीटर उसका मैग्नीट्यूड हो गया और उसके डायरेक्शन में लिया गया यूनिट वेक्टर जो जो इस वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा। तो जो इस वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा वही इस वेक्टर का डायरेक्शन होगा, और इस वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन में लिया गया वेक्टर में हम डिफाइन कर दिए, समझ पाए। और इसी डायरेक्शन में हम एक डिफाइन करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर। स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर हम डिफाइन करते हैं, जो इसको आप लिख लीजिएगा, उसके बाद हम वो समझाते हैं। एक स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश और वाई डैश, तो हर एक्सिस में एक स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है। लेकिन यूनिट वेक्टर क्या होगा, एक प्रॉपर एक्सिस में डिफाइंड होगा, ठीक है, एक प्रॉपर डायरेक्शन में डिफाइंड होगा। जैसे एक छोटा सा टर्म एग्जांपल, एक छोटा सा टर्म हम यूज करते हैं, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 30 मीटर पर सेकेंड acting along 45 degree of x axis, ठीक है, 45 डिग्री ऑफ x एक्सिस। क्या आवाज करने लगा, हल्का सा ये दब रहा है। देखिए एक क्या लिखा हुआ है, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 30 मीटर पर सेकेंड एक्टिंग अलोंग 45 डिग्री ऑफ x एक्सिस। इसको कैसे दिखाएंगे, देखिए यहां मान लेते हैं कि एक वेक्टर है, इस वेक्टर को हम p बोल रहे हैं और इस डायरेक्शन में डिफाइन किया है p कैप, ठीक है, p कैप। तो हम p कैप जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हम क्या ले सकते हैं, 45 डिग्री ऑफ इसको ऐसे कह दें ऑफ x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस से 45 डिग्री पर, ठीक। अब यहां ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री पे डिफाइंड हुआ, तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, वेक्टर p इज इक्वल टू मॉड ऑफ p वेक्टर इनटू हो जाएगा p कैप। तो यहां पर वेक्टर p इज इक्वल टू हो जाएगा कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड, और किस डायरेक्शन में, 45 डिग्री ऑफ x एक्सिस, ठीक। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस ले रहे हैं, ठीक है, और ये z एक्सिस। देखिए कैसे, ये हो गया x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, y डैश, ठीक है, और ये होगा z एक्सिस और ये होगा z डैश। समझ पा रहे हैं, ये 6 अलग अलग एक्सिस। ऑरिजिन कौन सा है हमारा, ये पॉइंट, ठीक है। अब ऑरिजिन से हम एक यूनिट वेक्टर लेते हैं जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। और देखिए ध्यान से, एक हमने वेक्टर लिया, इसको हम लोग, इसका जो मैग्नीट्यूड है 1 यूनिट होगा, और इस वेक्टर का नाम हमने रखा आई कैप। आई कैप मतलब इसको हम लोग बोलेंगे यूनिट वेक्टर टेकन इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लिया गया यूनिट वेक्टर जिसका नाम क्या है, आई कैप। मैग्नीट्यूड कितना है, 1 यूनिट। उसी तरह एक हम वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर ले रहे हैं 1 यूनिट, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जे कैप से। तो जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर टेकन इन पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1। अब उसके बाद हम जेड एक्सिस में आ जाइए, तो जेड एक्सिस में हम फिर से 1 यूनिट, यानी कि यूनिट वेक्टर ले रहे हैं जिसको हम के कैप से दिखा रहे हैं। तो ये होगा यूनिट वेक्टर टेकन इन पॉजिटिव जेड एक्सिस, उसको हम क्या बोल रहे हैं, के कैप। उसी तरह उसके जस्ट अपोजिट
ये होगा माइनस आई कैप, और इसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। उसके बाद वाई कैप में आ जाइए, ये हो गया माइनस जे कैप, इसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर टेकन इन द डायरेक्शन नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, और लास्ट बच गया, ये होगा माइनस के कैप, तो ये होगा यूनिट वेक्टर टेकन इन द डायरेक्शन नेगेटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस में। तो ये 6 अलग अलग डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर डिफाइन किया, और खासियत क्या है कि मॉड ऑफ आई कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ जे कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ के कैप, और उसी तरह इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस आई कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस जे कैप इज इक्वल टू माइनस के कैप। इन सब का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 यूनिट। अब यूनिट मतलब कहने का मतलब कोई 1 मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, 1 न्यूटन भी सकता है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है। यदि एक्सेलरेशन का यूनिट होगा तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, वेलोसिटी का यूनिट होगा तो 1 मीटर पर सेकंड होगा, इसलिए यूनिट रख रहे हैं, लेकिन 1 ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें यदि आपसे कोई पूछे, क्वेश्चन एक छोटा सा ऐसा ही अराइज होता है क्वेश्चन कि वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड सपोज करिए 60 न्यूटन एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग है, तो हम क्या लिखेंगे? उस वेक्टर का नाम मान लेते हैं क्यू है, क्यू बराबर मॉड ऑफ क्यू, और ये क्यू कैप लेंगे तो वेक्टर क्यू इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्यू कितना है? 60 न्यूटन, और वाई एक्सिस के अलोंग है तो ये हो जाएगा जे कैप। तो एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन किस अलोंग हो रहा है? वाई एक्सिस के अलोंग, तो वो हम जे कैप दे दिए। अब इसको ध्यान से समझिएगा, तो ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, तो इक्वल के इधर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, इक्वल के इधर भी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों हैं। अब यहां पर यदि मॉड ऐसे लिख देंगे तो यहां लिखेंगे 60 न्यूटन, ये वेक्टर हो गया, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो वेक्टर यदि इक्वल के इधर वेक्टर है तो इक्वल के इधर भी वेक्टर होना चाहिए, इसलिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिखाएंगे। और यदि इक्वल के इधर उसका स्केलर वैल्यू है यानी मैग्नीट्यूड है तो इक्वल के इधर भी क्या दिखाएंगे? मैग्नीट्यूड दिखाएंगे। और इसका मीनिंग हो गया ये। अब नेगेटिव वाई एक्सिस बोलता तो माइनस आई कैप यहां हो जाता, माइनस जे कैप होता तो वो माइनस इधर आ जाता, वो रिप्रेजेंट करता कि नेगेटिव डायरेक्शन में उसका वेक्टर का डायरेक्शन है। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ वेक्टर। लॉज ऑफ वेक्टर हेडिंग दीजिए छोटा सा, क्या हुआ? दिक्कत है? 2 साल कष्ट थोड़ा सा कर लीजिए, उसके बाद आदत पड़ जाएगा। हाँ, बीच में आपको जो छुट्टी मिलेगा 4-5 दिन का, वो फंक्शन होगा उसमें मिलेगा। नहीं, फ्रेशर मिलेगा आपको। फेयरवेल में तो आपको, आप देखिए, फ्रेशर में आपको कुछ नहीं करना, वो लोग अरेंज करेंगे। फेयरवेल में आपको अरेंज करना होगा उनके लिए। चलिए, बाकी समय पढ़ाई। ठीक है, जब कभी नहीं मन करे, बहुत ज्यादा लग जाए, तो वहां साउंड बॉक्स रखा हुआ है, निकाल करके बजाते रहिए। हाँ, कल बजाइए, किसी को दिक्कत नहीं है। इसके जस्ट नीचे बैंक है, पता है ना आपको? इसके जस्ट नीचे बैंक है, और यहीं पर कहीं पर उसका ट्रेजरी रहता है। समझ गए? नहीं समझे? मतलब हम लोग एक बार सोचे थे ऐसा कि यहीं पर गड्ढा खोद करके डायरेक्ट बैंक से पैसा क्यों ना निकाल लें, क्यों फॉर्मेलिटीज करे, फॉर्म भरे, क्यों फॉर्म भरना, डायरेक्ट निकाल लो। ठीक है, तो मेरा कह रहा है संडे को बैंक बंद रहता है,
जितना धूमधाम करना है करिए, कोई इशू नहीं। चलिए आइए, क्या आना है संडे को? हाँ, आ रहा है दोस्त दोस्त आ रहा है। देखिए देखिए, दिक्कत क्या है ना, दिक्कत क्या है, लगातार पढ़ना अपने आप में सब बच्चे की बस की बात नहीं है। आप देखिए, जब से मतलब ये लोग तो स्टार्टिंग में ही आए हैं, जब से आए हैं मतलब समझिए कि संडे या सैटरडे ही हो रहा है जिस दिन की क्लास कैंसिल है, बाकी सब दिन तो क्लास हुआ ही है, आगे भी होता ही रहेगा। लगातार पढ़ना और कंसिस्टेंट होकर पढ़ना, ये सब स्टूडेंट की बस की बात नहीं है। लेकिन जो कंसिस्टेंट रहेगा, जो लगातार पढ़ेगा, रिजल्ट उसी का आएगा। मुद्दा तो ये है ना। देखिए, आप कंसिस्टेंट रहेंगे, उससे पहले हमको कंसिस्टेंट होना होगा। हम कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप कंसिस्टेंट रहेंगे। हम जिस तरह के मतलब कि फिजिकल कॉन्सेप्ट को डील करेंगे आपके सामने, आपका कॉन्सेप्ट वो सही डेवलप होगा। फिर क्वेश्चंस करेंगे और धीरे 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 ये चीजें प्रैक्टिस में आएंगी, तो फिर आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। समझ गए? उसका एक पैटर्न है, एक दिन में तो नहीं होगा। एक दिन में आज तक हुआ भी नहीं है। हुआ है एक दिन में कभी? 10th बोर्ड में जो भी आपका रिजल्ट आया या जैसा भी रिजल्ट रहा, वो एक दिन में डेवलप तो नहीं होगा। उसके लिए तो आपने कई दिन से मेहनत किया होगा। उसी तरह +2 में भी होगा, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी होगा, यही होता है। समझ गए? हाँ, लेकिन ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि हाँ अभी आपको खेलना कूदना मस्ती नहीं करना है, मस्ती करना है, लेकिन मस्ती पे अधिकार उसी विद्यार्थी का है जो पढ़ा है। सिर्फ मस्ती करना है, पढ़ना नहीं है, तो ये मेरा नहीं कहना मतलब समझे। संडे हॉलीडे है किसके लिए? जो वीक डेज में खूब मेहनत किया, ठीक है, जो वीक डेज में कोई मेहनत ही नहीं किया और आज बोल रहा है हाँ आज संडे है, आज तो मेरा आराम करने का दिन है। वीक डेज में तो आराम ही कर रहे थे। समझ गए? ठीक है, तो अभी मेहनत कीजिए, सैटरडे संडे आराम कीजिए। 2 दिन छुट्टी मिल रहा है अभी, 2 महीने के लिए, उसके बाद टेस्ट होने लगेगा। टेस्ट होने लगेगा तो मंथ में 2 टेस्ट तो होंगे ही। 2 सैटरडे आप इंगेज रहेंगे, 2 सैटरडे आपका छुट्टी रहेगी। ठीक है, चलिए, लॉज ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर्स के लॉ हमको पढ़ने हैं, और लॉ पढ़ने में हम 3 अलग अलग सेगमेंट देखेंगे। एक तो वेक्टर एडिशन देखेंगे, वो जिससे हम लोग वेक्टर को ऐड करना सीखेंगे, वेक्टर सब्ट्रैक्शन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। अब वेक्टर एडिशन में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म सीखेंगे जिसको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ये इतना इंपॉर्टेंट टर्म है कि पूरे के पूरे फिजिक्स में 11th में 12th में आपको यही काम आएगा। समझ गए? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वो अंदर का टर्म है। लेकिन हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करें तो लॉज ऑफ वेक्टर में जो हमारा सबसे पहला लॉ है, जिसको हम लोग कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा, जिसे हम लोग कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग फर्स्ट ए वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, बी वेक्टर सबट्रैक्शन, ठीक, और सी वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये 3 बेसिक पढ़ेंगे हम लोग। और अगले कुछ दिन मतलब कुछ क्लासेस में, तुम लिखो मत अभी, देखो यहां अभी कुछ क्लासेस मतलब 1-2 क्लासेस में हम इसमें रहेंगे। ठीक है, एक क्लास मतलब 1.5 क्लास मान के चलिए हम इसमें रहेंगे, फिर आधा क्लास में इसमें हो जाएगा, फिर हम लोग इसमें लास्ट में आएंगे, और ये जब मल्टीप्लीकेशन हम पढ़ लेंगे तो वेक्टर खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपके। तो आपका आप यदि आप मॉड्यूल देखे होंगे तो उसमें पहला टॉपिक जो है ना वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही है। ठीक है, मॉड्यूल है आपके पास अभी वो सीट, उसमें देखिए तो क्या है फर्स्ट में, देखो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। देखिए वेक्टर जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना उससे ये क्वेश्चंस बनना शुरू होगा। ठीक है, उसका देखिए क्या है, वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड बताएंगे वेक्टर एडिशन का, फिर ग्राफिकल मेथड बताएंगे, पहले ग्राफिकल मेथड डिस्कस करेंगे फिर एनालिटिकल मेथड, तो एनालिटिकल मेथड से ये सब बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा सीक्वेंस हम लोग डिजाइन किए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है, और जैसे टॉपिक खत्म होता है वैसे वैसे क्वेश्चंस बनाते जाना है, और वो सेगमेंट हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आइए यहां पर देखिए, तो अभी हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो हम लोग पहला नंबर जो हम लोग का है ए, जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन जो है वो 2 तरह से,
पहला इसमें फर्स्ट जो है वो है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से हम लोग वेक्टर एडिशन करना सीखेंगे। ग्राफिकल मतलब वेक्टर को ड्रॉ करके सीखेंगे, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन जो हमारा है ग्राफिकल मेथड, उसमें सबसे पहला क्या हुआ? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मतलब हम ट्रायंगल लॉ के हेल्प से वेक्टर को ऐड करना या उसका एडिशन सीखेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ में इसका कंडीशन क्या है, रिस्ट्रिक्शन क्या है? ओनली टू वेक्टर्स कैन बी एडेड। मतलब इसमें दो वेक्टर से ज्यादा हम ऐड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि तीन वेक्टर ऐड कर दिए, नहीं, दो वेक्टर से ज्यादा ऐड नहीं कर सकते। उसका रीजन आगे समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर, ये मान लीजिए वेक्टर ए है, मान लीजिए ये वेक्टर बी है, ठीक है। ग्राफिकल मेथड है तो हम ड्रॉ करके सीखेंगे इसको स्केल से। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टर हैं, इनको ऐड करना है हमको, और ऐड करके रिजल्ट निकालना है। जैसे आप पहले भी डिस्कस किए थे, जैसे हम अभी जो थोड़ा देर पहले किए थे, मान लीजिए कि एफ नॉट बराबर एफ वन प्लस एफ टू था ना, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे। तो यहां पर एफ वन जो है एक वेक्टर है, एफ टू दूसरा वेक्टर है, और उन दोनों को ऐड करने से ये थर्ड रिजल्टेंट वेक्टर मिला। तो ये थर्ड वेक्टर को हम लोग, इस थर्ड वेक्टर को हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर कब मिलेगा? जब दो या दो से अधिक वेक्टर ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। मतलब दो चीजों को हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 200 रुपीज है, आपके पास 200 रुपए है, ठीक है। आपके फादर ने आपको 200 रुपए दिए, तो उसमें से मान लीजिए 50 रुपीज का आपने खाना खा लिया, कुछ खा लिया, उसके बाद 100 रुपीज का बुक्स ले लिया, फिर मम्मी ने आपको 100 रुपीज दिया, तो नेट अमाउंट कितना बचा? 150 बचा। तो 150 जो हुआ दैट इज रिजल्टेंट, और जो भी जोड़ घटा हुआ वो धीरे उसका कॉम्पोनेंट कहलाया, ठीक है। मान लीजिए 200 था, फिर 50 रुपीज आपने खा लिया, 100 का बुक खरीद लिया, फिर मम्मी ने 100 रुपीज दिया। ये सारा चीज जो हुआ ये अलग अलग कॉम्पोनेंट है, और नेट अमाउंट जो बचा दैट इज रिजल्टेंट, वो रिजल्टेंट है, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा दो या दो से अधिक वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन से बनेगा, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करना है। तो ऐड करने से जो थर्ड वेक्टर बनेगा दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर, वो उसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अच्छा, रिजल्टेंट किसको कहेंगे? मतलब दो चीजें मिलकर जो एक इफेक्ट देंगी, वो सिंगल चीज अकेले देगा। जैसे 5 + 4 9 हुआ, तो आपके पास 5 रुपया हुआ प्लस 4 रुपया हुआ, तो उस 5 रुपए की जो वैल्यू है मार्केट में और जो 4 रुपए की वैल्यू है मार्केट में, उन दोनों को जोड़ दिया तो 9 रुपया बना। तो वही 9 रुपया की तो वैल्यू मार्केट में और 9 रुपया है। बात समझ में आए? मतलब दोनों का मिलाकर के जितना वैल्यू मार्केट में है वो 9 रुपए का अकेले है। आप कुछ ऐसा चीज भी है जो आप 4 रुपए या 5 रुपए से नहीं खरीद सकते हैं, 9 रुपए से खरीद सकते हैं। तो दोनों का मिलकर के जो इफेक्ट आया, उसका सिंगल का इफेक्ट इतना है, जो दोनों के मिलकर के इफेक्ट इतना है। तो उसी तरह यहां पर हम दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। तो हम लोग एक जो हम लोग वेक्टर का प्रॉपर्टीज जानते हैं, वेक्टर का प्रॉपर्टीज क्या है कि दो वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल लॉ है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, लॉ को ध्यान सुनिएगा, हम फिर लिखा देंगे कि दोनों में दो वेक्टर को ऐड करना है, दो से अधिक वेक्टर को ऐड कर नहीं सकते। अब इन दो वेक्टर में से किसी एक वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर मान लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है आप किसको मानेंगे। तो मान लीजिए कि इसको हमने फर्स्ट वेक्टर मान लिया, इसको फर्स्ट वेक्टर मान लिया, और इसको सेकंड वेक्टर मान लिया। मान लीजिए आप इसको भी फर्स्ट मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट वेक्टर का हेड, ध्यान सुनिएगा, फर्स्ट वेक्टर का हेड से हम सेकंड वेक्टर के टेल को जोड़ेंगे। और कैसे जोड़ेंगे? पैरेलल शिफ्ट करके, या तो इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे या इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे। तो सपोज अभी हम देखें, मान लीजिए कि ये स्टेप 1 है, ठीक है। स्टेप 1 में क्या किए कि हम ये वेक्टर, इसको हम बी नाम दिए हैं। तो वेक्टर बी के हेड से हम
ए वेक्टर को शिफ्ट करा दिए, ए वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करा करके हम उसके हेड से वेक्टर ए के टेल को जोड़ दिए, ऐसा कुछ, ऐसा हो सकता है क्या? दिख रहा है कुछ? यदि पैरेलल नहीं दिख रहा है तो हम हाथ से किए हैं तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये मान के चलिएगा कि ये वेक्टर ए के पैरेलल है ये, ठीक है। तो ये वेक्टर ए हो गया, क्योंकि वेक्टर पैरेलल शिफ्ट हुआ तो वेक्टर चेंज नहीं किया, तो वेक्टर बी के हेड से वेक्टर ए का टेल, मतलब फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड का टेल जुड़ गया। तो अब ये दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो ट्राइंगल के थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करेगा, और इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा कि फर्स्ट का टेल से उस रिजल्टेंट का टेल और सेकंड के हेड से उस रिजल्टेंट का हेड। तो यहां पर ये इस तरह से ऐसे, और इसको हम सी वेक्टर का नाम देंगे। तो वेक्टर सी बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर सी बराबर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर, और यही सी क्या बन गया? वेक्टर विच इज एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये सी वेक्टर क्या बन गया? समझ पाए इस बात को? फिर से एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल 1 हुआ, एग्जांपल 2 देखते हैं। एग्जांपल 2 देखिए, एग्जांपल 2 में मान लीजिए कि एक वेक्टर पी वेक्टर है, ये मान लीजिए पी वेक्टर है, और एक वेक्टर सपोज क्यू वेक्टर है। तो आप इन दोनों में किसी एक को भी फर्स्ट वेक्टर मान सकते हैं। तो हमने मान लिया कि ये फर्स्ट वेक्टर है और वेक्टर क्यू क्या है? सेकंड वेक्टर है। तो फिर लॉ क्या बोलता है कि फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड के टेल को जोड़ देना है, और ऐसे जोड़ना है कि पैरेलल शिफ्टिंग हो। तो पैरेलल शिफ्टिंग होने में कोई वेक्टर चेंज नहीं करेगा। तो इसको हम इधर यदि ड्रॉ करें ऐसे, तो अब यहां पर ध्यान से देखिए कि यहां पर ऐसे ये पी वेक्टर है, और यदि क्यू वेक्टर को हम ऐसे शिफ्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा वो, ये क्यू वेक्टर, ठीक है। पैरेलल शिफ्ट करने पर इसमें और इसमें अंतर यह है कि अब ये इसका टेल पॉइंट इसके हेड से मैच कर गया, दोनों का कॉमन पॉइंट हो गया ये। तो रिजल्टेंट जो होगा अब उन दोनों को मैच कराएगा, और वो कैसे मैच करेगा कि उस रिजल्टेंट का हेड सेकंड के हेड से मैच करेगा और रिजल्टेंट का टेल फर्स्ट के टेल से मैच करेगा। तो कुछ इस तरह से होगा, बोलिए। और इसको हम मान लीजिए आर वेक्टर नाम देते हैं। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू। जैसे यहां पर ये तीनों ऐड हो गए, समझ पाए इस बात को? तो ये ड्रॉ कर लीजिए और लॉ लिखा देते हैं, या पहले लॉ लिख लीजिए, यहां तक लिख लीजिए। ऐसा कीजिए, यहां से लिखना शुरू कीजिए, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ये वाला पॉइंट लिख लीजिए, और फिर हम लॉ लिखा देते हैं, फिर उसको ड्रॉ कर लीजिएगा। लिखिए, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ, according to triangle law, first we will decide, according to triangle law, first we will decide any of two vectors, as a first and second vector, any of two vectors as a first and second vector, any of two vectors as a first and second vector, ठीक। now उसके नीचे लिखिए, now the head of first vector, now the head of first vector will be added with, head of first vector will be added with tail of second vector, tail of second vector, tail of second vector, full stop। उसके जस्ट नीचे अगले पॉइंट में लिखिए, now the resultant vector
resultant vector will be represented in such a way, resultant vector will be represented in such a way will be represented in such a way, the head of resultant vector will be added, the head of resultant vector will be added with head of second vector. Head of resultant vector will be added with head of second vector, and tail of resultant vector will be added with tail of first vector. Tail of resultant vector will be added with tail of first vector. ठीक है, फिर यहां से ड्रॉ कर लीजिए। ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये आपका सेकंड एग्जांपल। तो स्टेटमेंट पढ़ के आप जब डायग्राम देखिएगा तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। और रिजल्टेंट को अलग पेन या पेंसिल से अलग कलर से रिप्रेजेंट कीजिएगा। रिजल्टेंट को, रिजल्टेंट का कलर एक ही रखिएगा तो आपको पता चले कि हाँ वो रिजल्टेंट है। यहां सी कर लीजिए, कंफ्यूजन लगे तो। अच्छा, ये जो लेंथ होगा, जो भी लेंथ होगा, मान लीजिए ए पॉइंट को हम ए कह रहे हैं, और सॉरी इस पॉइंट को मान लेते हैं हम एस कह रहे हैं, इस पॉइंट को हम एन कह रहे हैं, और इस पॉइंट को ओ कह रहे हैं। यानी एस ओ जो होगा वो लेंथ बताएगा किसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आप ध्यान से देखिए, जब एंगल दो वेक्टर के बीच में बी और ए के बीच में बड़ा है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी दोनों से ज्यादा बड़ा है। ऐसे भी समझिए एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, तो ट्रायंगल में इसमें ये सपोज करें सबसे बड़ा लेंथ होगा, ये दोनों छोटा लेंथ है, लेकिन यदि एंगल छोटा है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यहां कम हो गया। यहां पर Q का मैग्नीट्यूड ज्यादा दिख रहा है, R का कम दिख रहा है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। अच्छा, एंगल पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से यहां इसको शिफ्ट करेंगे, क्योंकि दो वेक्टर का एंगल तभी डिसाइड कर सकते हैं जब दोनों का टेल पॉइंट मैच कर रहा हो। एक का हेड दूसरे के टेल से मैच करेगा तो वो एंगल नहीं बताएगा, ये ध्यान रखिएगा। एंगल ऑफ वेक्टर तभी डिफाइंड होगा जब दो वेक्टर का टेल मैच करेगा। आपके पास प्लस पॉइंट क्या है कि हम शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलल। तो देखिए, इसको यहां लाएंगे तो एंगल छोटा थोड़ा सा हो रहा है, इसलिए ये बड़ा दिख रहा है। यहां पर इसको शिफ्ट करेंगे तो एंगल बड़ा दिख रहा है। समझ पाए इस बात को? कंफ्यूजन है थोड़ा सा, देख बताते हैं, फिर से बताते हैं। आप क्या करें कि ए वेक्टर को ऐसा शिफ्ट करके देखिए, तो 90 से छोटा एंगल बन रहा है किसके बीच में, बी और ए के बीच में, क्योंकि ए को ऐसा शिफ्ट करेंगे तो 90 से छोटा होगा। उस केस में जब दोनों के बीच का एंगल छोटा है तो रिजल्टेंट बड़ा होगा। अब यहां पे आ जाइए Q, तो Q को पैरेलल शिफ्ट करेंगे यहां ऐसे, तो ये एंगल 90 से ज्यादा हो रहा है, तो बड़ा है, इसलिए रिजल्टेंट क्या हो रहा है, समझ गए? ये मेरा कहना है। ड्रॉ कर लीजिए इसको, आज इतना ही रहने देते हैं।